नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब के कुछ हिस्सों पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी किताब जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की सोच और हाँ, उनके जीवन को भी छुआ है। एखा टोले की द पावर ऑफ नाउ। हमारे पास इस किताब के कुछ अंश हैं और आज हम कोशिश करेंगे कि इसके जो मुख्य विचार हैं ना, उनकी तह तक जाएं। खासकर चेतना पर, हमारे मन से हमारी जो पहचान जुड़ी है उस पर, और जिसे टोले कहते हैं वर्तमान क्षण की शक्ति, उस पर। टोले की कहानी की शुरुआत ही काफी नाटकीय है। वो बताते हैं कि कैसे एक रात जब वो बहुत गहरे अवसाद में थे, निराशा के एकदम चरम पर, तो उनके मन में अचानक एक विचार आया, मैं अब अपने साथ और नहीं रह सकता। और ये विचारों ने चौंका गया। उन्हें लगा, अगर मैं अपने साथ नहीं रह सकता तो फिर यहाँ दो हैं, मैं और वो स्वयं जिसके साथ मैं नहीं रह सकता। हाँ, ये सवाल इतना अजीब था उनके लिए कि जैसे उनका दिमाग एकदम रुक सा गया। बिल्कुल, कोई विचार नहीं, कोई भावना नहीं, बस एक खालीपन। और फिर एक गहरी शांति, एक आनंद का अनुभव। हाँ, और यही वो अनुभव था जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। और इसी से इस किताब के बीज फूटे, है ना? बिल्कुल। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं, इस सोच की परतों को खोलते हैं। टोले की जो सबसे कह सकते हैं बुनियादी शिक्षाओं में से एक है, वो है हमारे असली और नकली स्वरूप में फर्क करना। वो कहते हैं कि हम अक्सर खुद को अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से, यादों से, उम्मीदों से जोड़ लेते हैं। हाँ, और इसी को वो मन या अहंकार ईगो कहते हैं। हाँ, ये वो मैं है जिसे हम आमतौर पर अपना आप समझते हैं। लेकिन टोले कहते हैं कि ये हमारा असली स्वरूप नहीं है, ये नकली है। बिल्कुल। और टोले इस मन को सिर्फ सोचने का एक टूल नहीं मानते, वो इसे एक तरह की लगातार चलने वाली कमेंट्री की तरह देखते हैं। सिर के अंदर एक आवाज जो कभी चुप ही नहीं होती। हाँ, लगातार चलती रहती है। और वो इसे एक तरह का व्यसन, एक लत भी कहते हैं। लत, सोचने की लत। हाँ, क्योंकि हमें लगता ही नहीं कि हम इस सोच को रोक भी सकते हैं। यहाँ वो एक बहुत दिलचस्प बात कहते हैं। डेकार्टेस का वो मशहूर कथन है ना, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। हाँ, टोले कहते हैं यही वो मूल गलती है। हमने सोचने को अपने होने से, अपने बीइंग से और अपनी पहचान को इस सोचने की प्रक्रिया से मिला दिया है। अच्छा? और इस लगातार सोचते रहने वाले मन से आजाद होने का पहला कदम, सबसे जरूरी कदम, वो है जिसे टोले कहते हैं विचारक को देखना। विचारक को देखना, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे अपने ही विचारों पर नजर रखना? हाँ, बिल्कुल। अपने विचारों और अपनी भावनाओं को बस देखना, जैसे वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनमें उलझना नहीं, उन्हें अच्छा या बुरा नहीं कहना, कोई फैसला नहीं सुनाना। जैसे हम सड़क के किनारे खड़े होकर ट्रैफिक को देखते हैं। बिल्कुल वैसा ही। अपने मन में उठने वाले विचारों के ट्रैफिक को देखना। और जिस पल कोई ये करना शुरू करता है ना, एक अजीब सा अलगाव महसूस होता है। आप महसूस करते हैं, हाँ, वहां वो विचार चल रहा है और यहाँ मैं हूं जो उसे देख रहा हूं। हाँ। ये जो मैं हूं का एहसास, अपनी उपस्थिति का, अपने प्रेजेंस का बोध, ये विचारों से कहीं ज्यादा गहरा है। ये मन के पार से आता है और यहीं से चेतना का एक नया आयाम खुलना शुरू होता है। आसान नहीं है क्योंकि मन ध्यान खींचता है बार बार, पर अभ्यास यही है मुक्ति की तरफ पहला कदम। और ये जो अहंकार है, ये नकली मैं, इसकी एक और खासियत टोले बताते हैं कि ये हमेशा या तो अतीत में उलझा रहता है या फिर भविष्य की योजनाओं में खोया रहता है। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ऐसा लगता है जैसे इसके लिए अभी ये जो वर्तमान क्षण है, ये मायने ही नहीं रखता। अहंकार की पूरी पहचानी टिकी होती है अतीत की यादों पर, अनुभवों पर। सफलता, विफलता, मैं वो हूँ जिसके साथ ऐसा हुआ था। हाँ। या फिर भविष्य की किसी उम्मीद पर, किसी डर पर, जब मुझे वो मिलेगा तब मैं खुश हो जाऊंगा, या कहीं ऐसा ना हो जाए। सही बात है। टोले के अनुसार अहंकार वर्तमान क्षण को या तो नजरअंदाज करता है या उसे बस भविष्य तक पहुंचने का एक जरिया मानता है। उसके लिए वर्तमान जैसे दुश्मन है, क्योंकि वर्तमान क्षण ही वो जगह है जहां अहंकार टिक नहीं पाता, जहां आप अपने असली स्वरूप को महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल, अपनी उपस्थिति को। तो अगर अहंकार अतीत और भविष्य में ही जीता है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो ज्यादातर भावनात्मक दुख है, उसका कारण भी यही है, क्योंकि हम या तो पुरानी बातों पर पछताते हैं या आने वाले कल की चिंता करते हैं। हाँ,
टॉले के अनुसार मन के साथ यही पहचान, यही अहंकार हमारे भावनात्मक दर्द और जिसे वो सफरिंग कहते हैं ना, उसका मूल कारण है। और यहाँ वो एक और बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट लाते हैं, पेन बॉडी, पीड़ा शरीर। पेन बॉडी, ये क्या चीज़ है? सुनने में थोड़ा अजीब है। हाँ, देखिए ये है हमारे अतीत के वो सारे भावनात्मक दर्द जिन्हें हमने पूरी तरह महसूस नहीं किया, समझा नहीं या जाने नहीं दिया। जैसे गुस्सा, दुख, डर। हाँ, गुस्सा, दुख, डर, अपराध बोध, शर्म, ये सब जब ये अनसुलझे रह जाते हैं तो ये हमारे अंदर एक तरह के नेगेटिव एनर्जी फील्ड की तरह जमा हो जाते हैं। एक नेगेटिव एनर्जी फील्ड, मतलब कोई ऊर्जा है जो... हाँ, इसे ऐसे समझिए कि ये पुरानी भावनात्मक चोटें हैं जो हमारे अंदर सोई हुई रहती हैं, जैसे कोई निष्क्रिय ज्वालामुखी। ठीक है। लेकिन जब कोई मिलती जुलती स्थिति आती है या कोई विचार उसे छू लेता है तो ये पेन बॉडी सक्रिय हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है। अच्छा, और फिर? और जब ये सक्रिय होती है तो ये हमारे विचारों, हमारी भावनाओं, हमारे बर्ताव पर हावी हो जाती है। हम बिना वजह दुखी हो जाते हैं या गुस्सा हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। हाँ, होता है ऐसा कभी कभी। और मजे की बात यह है कि पेन बॉडी को और ज्यादा दर्द चाहिए होता है, क्योंकि दर्द ही उसका खाना है। हाँ, तो जब वो एक्टिव होती है तो वो हमें ऐसी स्थितियों या विचारों की तरफ खींचती है जिनसे और दर्द पैदा हो। ये एक साइकिल बन जाता है। इसका मतलब जब तक कोई अपने मन से और इन पुरानी भावनाओं से पूरी तरह जुड़ा है, तब तक गुस्सा, निराशा, अपराध बोध, ईर्ष्या, यहाँ तक कि हल्की सी चिड़चिड़ाहट भी, ये सब अनिवार्य हैं। ये सब उसी पेन बॉडी के अलग अलग रूप हैं क्या? टॉले के अनुसार हाँ, जब तक हमारी पहचान पूरी तरह से हमारे सोचने वाले मन और उसकी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से, खासकर पेन बॉडी से जुड़ी है, तब तक दर्द और दुख जीवन का हिस्सा रहेंगे ही। लेकिन यहाँ निराशा की बात नहीं है, क्योंकि टॉले इसका समाधान भी बताते हैं। अच्छा, क्या समाधान है? और वो समाधान छिपा है वर्तमान क्षण की शक्ति में, द पावर ऑफ नाउ। मुक्ति की कुंजी, इस चक्र से बाहर निकलने की चाबी सिर्फ और सिर्फ वर्तमान क्षण में है। वर्तमान क्षण में? लेकिन हम तो हमेशा वर्तमान क्षण में ही होते हैं ना। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, ये भी तो वर्तमान ही है। हाँ, देखिए, भौतिक रूप से तो हम हमेशा वर्तमान में ही होते हैं, ये सही है। लेकिन मानसिक रूप से ज्यादातर समय हमारा मन कहाँ होता है? या तो अतीत में या भविष्य की चिंताओं में। हाँ, टॉले कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति पूरी तरह से मानसिक और भावनात्मक रूप से वर्तमान क्षण में मौजूद होता है, मतलब अपनी पूरी चेतना के साथ यहाँ और अभी होता है, तो समस्याएं टिक नहीं पाती। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दुख को, अहंकार को, पेन बॉडी को, इन सबको जिंदा रहने के लिए समय चाहिए होता है, मनोवैज्ञानिक समय। अतीत की यादें और भविष्य की चिंताएं ही उनका ईंधन है। अच्छा। लेकिन शुद्ध वर्तमान क्षण में, उस नाव में कोई मनोवैज्ञानिक समय नहीं होता। ज़ेन परंपरा का भी तो यही सार है ना, वर्तमान की धार पर चलना, उस पल में इतने पूरी तरह से मौजूद होना कि कोई समस्या, कोई दुख, आपकी पहचान से जुड़ी कोई बाहरी चीज आप में टिक ही न सके। ये समय वाली बात थोड़ी और समझने लायक है। मुझे याद है टॉले दो तरह के समय की बात करते हैं, क्लॉक टाइम और... हाँ, साइकोलॉजिकल टाइम। ये बहुत जरूरी फर्क है। क्या फर्क है दोनों में? देखिए, क्लॉक टाइम यानी घड़ी का समय, ये हमारे रोजमर्रा के जीवन के लिए जरूरी है। अपॉइंटमेंट रखना, काम की डेडलाइन, कहीं आने जाने का समय, इन सब के लिए हमें घड़ी के समय का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। ये उपयोगी है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन साइकोलॉजिकल टाइम, मनोवैज्ञानिक समय, ये मन की एक बीमारी है। ये अतीत में अटके रहने की आदत है, पछतावा, गुस्सा, कड़वाहट में जीना, और भविष्य की लगातार चिंता करने की आदत, डर, उम्मीद, तनाव में जीना। यही साइकोलॉजिकल टाइम अहंकार और दुख का आधार है। जब हम कहते हैं कि कोई अपने मन से पहचाना जाता है, तो उसका मतलब ही है कि वो साइकोलॉजिकल टाइम में फंसा हुआ है। उसकी पूरी जिंदगी यादों और उम्मीदों के सहारे चलती है। अतीत उसे पहचान देता है, भविष्य मुक्ति का वादा करता है। टोले कहते हैं ये दोनों ही भ्रम है, असली जीवन तो सिर्फ अभी है। तो सवाल ये है कि हम क्लॉक टाइम का इस्तेमाल तो करें क्योंकि वो जरूरी है, लेकिन इस साइकोलॉजिकल टाइम के जाल से कैसे बचें? क्योंकि लक्ष्य बनाना तो पड़ता है, पिछली गलतियों से सीखना भी होता है। ये कैसे करें बिना फंसे? हाँ, टॉलिस का एक प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं,
वो कहते हैं कि अपना मुख्य ध्यान हमेशा वर्तमान क्षण पर रखें, अच्छा लेकिन समय के बारे में बस हल्की सी जागरूकता रखें। अच्छा मतलब पेरिफेरली अवेयर रहें। अच्छा। यानी क्लॉक टाइम का उपयोग करें, लेकिन उसमें मानसिक रूप से उलझे नहीं, उसे अपनी पहचान न बनाएं। जैसे अगर आप अतीत की किसी गलती से सीखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं तो आप क्लॉक टाइम का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप उसी गलती पर बार बार सोचते रहते हैं, खुद को कोसते हैं, गिल्ट महसूस करते हैं, तो आपने उसे मैं और मेरा बना लिया है। अब ये साइकोलॉजिकल टाइम बन गया है। समझ गया। और ये हमेशा अहंकार से जुड़ा होता है। बिल्कुल। इसी तरह भविष्य के लिए लक्ष्य बनाना क्लॉक टाइम का उपयोग है। लेकिन अगर आप उस लक्ष्य पे इतने ज्यादा फोकस हो जाते हैं कि आप वर्तमान क्षण में जो कर रहे हैं उसका आनंद या महत्व भूल जाते हैं और सोचते हैं कि असली खुशी तो लक्ष्य मिलने पर ही मिलेगी, हाँ। तो आप फिर से साइकोलॉजिकल टाइम के जाल में फंस गए हैं और वर्तमान का अनादर कर रहे हैं। ठीक है, तो वर्तमान क्षण में रहने के लिए एक तरीका तो हुआ विचारक को देखना। क्या टॉले कोई और भी तरीके बताते हैं इस नाव में जड़े जमाने के लिए? हाँ, एक और बहुत ही शक्तिशाली तरीका है, वो है अपने आंतरिक शरीर यानी इनर बॉडी के प्रति जागरूक होना। आंतरिक शरीर मतलब? इसका मतलब है सिर्फ अपने बाहरी शरीर के बारे में सोचना नहीं, बल्कि शरीर के अंदर जो ऊर्जा बह रही है, जो जीवन शक्ति है, उसे महसूस करना। अपनी हथेलियों में, पैरों में, पेट में, छाती में, पूरे शरीर में एक हल्की सी झंझनाहट या एक जीवंतता को महसूस करना। जब आप अपना ध्यान इस अंदरूनी ऊर्जा क्षेत्र पर लाते हैं तो आप तुरंत अपने मन की पकड़ से बाहर निकलकर वर्तमान क्षण में आ जाते हैं। यह आपको नाव में एंकर करने जैसा है, लंगर डालने जैसा। अच्छा। शरीर कभी झूठ नहीं बोलता, वो हमेशा वर्तमान में होता है। मन आपको अतीत या भविष्य में ले जा सकता है, पर शरीर हमेशा यहाँ और अभी है। इसलिए अपने शरीर को पूरी तरह से महसूस करना, उसमें बसना, ये वर्तमान में रहने का एक सीधा रास्ता है। ये दिलचस्प है। मतलब सिर्फ विचारों को देखना नहीं, बल्कि शरीर की जो फीलिंग है, जो अनुभूति है, उस पर ध्यान देना भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा हुआ एक और गहरा विचार टॉले सामने लाते हैं, वो है बीइंग की अवधारणा। इसे समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि ये कोई वस्तु या विचार नहीं है। हाँ। टॉले अक्सर भगवान या गॉड शब्द का इस्तेमाल करने से बचते हैं। हाँ, मैंने भी ध्यान दिया। क्यों? क्योंकि वो मानते हैं कि हजारों सालों के गलत इस्तेमाल और अलग-अलग धारणाओं के बोझ तले ये शब्द लगभग खाली हो गया है। ज्यादातर लोगों के लिए भगवान एक मानसिक छवि बन गया है। हो सकता है दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी की नहीं, पर फिर भी किसी ऐसी शक्ति की जो हमसे बाहर है, अलग है। तो फिर बीइंग कैसे अलग है इस पारंपरिक भगवान की धारणा से? बीइंग एक खुला हुआ शब्द है, ये अनुभव पर आधारित है। ये उस अनंत अदृश्य निराकार जीवन तत्व को किसी सीमित रूप में नहीं बांधता। आप बीइंग की कोई मानसिक छवि नहीं बना सकते। कोई भी धर्म या व्यक्ति बीइंग पर अपना एकाधिकार नहीं जता सकता। टॉले कहते हैं कि बीइंग आपका अपना सबसे गहरा सार है, वो चेतना जो आप हैं। हमारा अपना सार। हाँ, और सबसे जरूरी बात, इसे आप तुरंत महसूस कर सकते हैं। कैसे? अपनी उपस्थिति के एहसास के रूप में, अपने प्रेजेंस के रूप में। वो गहरा मैं हूं का बोध जो किसी भी पहचान मैं ये हूं या मैं वो हूं से पहले आता है। जब मन शांत होता है, विचारों का शोर कम होता है, तब जो शांति, जो स्थिरता, जो जीवंतता महसूस होती है, वही बीइंग का अनुभव है। अच्छा। इसलिए बीइंग शब्द से बीइंग के अनुभव तक का सफर बहुत छोटा है, क्योंकि वो आप ही हैं। ये समझ में आता है कि ये कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि हमारा अपना ही सबसे भीतरी अस्तित्व है। अच्छा, इसी से जुड़ते हुए टॉले जीवन के उद्देश्य के बारे में भी कुछ अलग सी बात करते हैं। वो बाहरी उद्देश्य और आंतरिक उद्देश्य में फर्क करते हैं। हाँ, ये भी एक बहुत ही प्रैक्टिकल और गहरा पॉइंट है। बाहरी उद्देश्य वो सब कुछ है जो हम दुनिया में हासिल करना चाहते हैं। करियर बनाना, परिवार पालना, कोई लक्ष्य पाना, कुछ बनाना। ये सब समय और स्थान के दायरे में होता है। लेकिन टॉले कहते हैं कि हमारा एक आंतरिक उद्देश्य भी है जो बाहरी उद्देश्य से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। और वो क्या है? और वो है वर्तमान क्षण में अपनी चेतना की गुणवत्ता को गहरा करना, मतलब जागना। बाहरी यात्रा में हजारों कदम हो सकते हैं, लेकिन आंतरिक यात्रा का सिर्फ एक ही कदम है, वो कदम जो आप ठीक अभी उठा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या कर रहे हैं,
इससे ज्यादा जरूरी ये है कि हम उसे कैसे कर रहे हैं। हमारी चेतना की स्थिति उस समय क्या है। बिल्कुल सही। टॉले कहते हैं कि असली महत्व कैसे का है। जब आप जो भी कर रहे हैं, चाहे वो कितना भी छोटा या बड़ा काम हो, उसे पूरी उपस्थिति के साथ, पूरी जागरूकता, पूरे ध्यान के साथ करते हैं, तो आप अपने आंतरिक उद्देश्य को पूरा कर रहे होते हैं। तब आपके हर काम में एक गुणवत्ता, एक देखभाल, एक प्रेम उतर आता है। बाहरी उद्देश्य तो समय के साथ बदलते रहते हैं, लक्ष्य पूरे होते हैं या नहीं भी होते, लेकिन आंतरिक उद्देश्य यानी वर्तमान क्षण के प्रति जागरूक रहना, ये हर पल उपलब्ध है। ये कुछ भगवत गीता के कर्मयोग जैसा लगता है। बिल्कुल। कर्म के फल से अनासक्ति रखकर पूरी तरह से कर्म पर ही ध्यान देना। जब आप प्रक्रिया पर, वर्तमान कदम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो नतीजा अपने आप बेहतर होता है, लेकिन आप नतीजे से बंधे नहीं होते। ये सोचने वाली बात है कि शायद बाहरी सफलता या असफलता उतनी मायने ही नहीं रखती जितनी हम सोचते हैं, अगर हमारा ध्यान आंतरिक उद्देश्य पर है। टॉले तो यहाँ तक कहते हैं कि जब तक आप अपने आंतरिक उद्देश्य को नहीं पहचानते, तब तक बाहरी सफलता और असफलता आपके लिए बहुत मायने रखेगी, सुख दुख देगी। लेकिन एक बार जब आप आंतरिक उद्देश्य को प्राथमिकता देने लगते हैं, तो बाहरी दुनिया एक खेल की तरह हो जाती है। खेल की तरह? हाँ, आप उसे खेलते हैं, शायद पूरी लगन से खेलते हैं, लेकिन आपकी खुशी या शांति उस खेल के नतीजे पर निर्भर नहीं करती। टॉले कहते हैं कि ऐसा संभव है कि कोई बाहरी तौर पर पूरी तरह असफल हो जाए, लेकिन आंतरिक रूप से पूरी तरह सफल हो। और इसका उल्टा भी संभव है, जो शायद ज्यादा आम है, बाहरी अमीरी और आंतरिक गरीबी। जैसे जीसस ने कहा था, दुनिया को हासिल करना और अपनी आत्मा खो देना। बिल्कुल, क्योंकि अंततः हर बाहरी उद्देश्य, हर सांसारिक उपलब्धि देर सवेर असफल होने के लिए ही बनी है। क्यों? क्योंकि सब कुछ अनित्य है, इम्पर्मानेंट है, कुछ भी हमेशा नहीं टिकता। सिर्फ बीइंग, सिर्फ चेतना ही शाश्वत है। और ये सिर्फ व्यक्तिगत दुख या सफलता तक ही सीमित नहीं है, है ना? टॉले इस मनोवैज्ञानिक समय और अहंकार की समस्या को बड़े पैमाने पर भी देखते हैं, मतलब सामूहिक स्तर पर। हाँ, वो इशारा करती हैं कि कैसे यही मन की पुरानी संरचनाएं, यही साइकोलॉजिकल टाइम में जीने की आदत सामूहिक दुख और विनाश का कारण बनती है। उदाहरण के लिए, कई विचारधाराएं जैसे कट्टर साम्यवाद, राष्ट्रवाद या कुछ धार्मिक कट्टरपंथ इस धारणा पर चलती हैं कि परम भलाई भविष्य में है। हाँ। भविष्य में एक स्वर्ग या आदर्श समाज बनाया जाएगा और उस लक्ष्य को पाने के लिए वर्तमान में कुछ भी करना जायज है। अंत साधनों को सही ठहराता है। The end justifies the means। हाँ, लेकिन वो अंत क्या है? वो मन द्वारा भविष्य में प्रोजेक्ट किया गया एक विचार मात्र है, और उस विचार को पाने के लिए वर्तमान में लोगों की गुलामी, यातना और हत्या को सही ठहराया जाता है। टोले अनुमान लगाते हैं कि सिर्फ साम्यवाद के नाम पर रूस, चीन और दूसरे देशों में करोड़ों लोगों की हत्या कर दी गई। ये तो भयानक है। हाँ, ये एक भयावह उदाहरण है कि कैसे भविष्य के स्वर्ग का सपना वर्तमान में नर्क बना सकता है। ये सब अहंकार और साइकोलॉजिकल टाइम का सामूहिक खेल है। तो क्या हम इसी चक्र में फंसे रहने के लिए मजबूर हैं? क्या टॉले कोई उम्मीद जगाते हैं? हाँ, बिल्कुल। वो कहते हैं कि मानव चेतना एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ी है। मन के ये पुराने दर्द पैदा करने वाले पैटर्न अब अपनी सीमा तक पहुंच चुके हैं और टूट रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे चेतना खुद ही पदार्थ, रूप और अलगाव के इस लंबे सपने से जाग रही है। ये कोई धीरे धीरे होने वाला विकास नहीं, बल्कि एक क्वांटम लीप, एक छलांग की तरह हो सकता है। लेकिन ये अपने आप नहीं होगा। नहीं, इसमें हमारा सहयोग, हमारी भागीदारी जरूरी है। हमें सचेत रूप से वर्तमान क्षण में जीने का चुनाव करना होगा, अपने अहंकार से पहचान हटानी होगी। टॉले मानते हैं कि ये बदलाव शायद हमारी प्रजाति के रूप में जीवित रहने का एकमात्र मौका भी है, क्योंकि पुराने तरीके साफ तौर पर हमें आत्मविनाश की ओर ले जा रहे हैं। तो अगर हम एखार्ट टॉले के इन विचारों का सार निकालें, तो मुख्य बात यही लगती है कि असली स्वतंत्रता और शांति मिलती है अपने विचारों और भावनाओं से बनी झूठी पहचान यानी अहंकार से मुक्त होने में, और वर्तमान क्षण की शक्ति में अपनी जड़ें जमाने में। बिल्कुल, यही रास्ता है अतीत के जमा हुए दर्द, उस पेन बॉडी को भंग करने का और अपने असली स्वरूप बीइंग या उपस्थिति के साथ जुड़ने का।
हाँ, ये समय के भ्रम से बाहर निकलकर वास्तविकता में जीना है। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक बौद्धिक समझ या कोई थ्योरी नहीं है। हाँ, ये तो साफ है। ये एक निरंतर अभ्यास है, एक प्रैक्टिस है। हर रोज, हर पल वर्तमान क्षण का सम्मान करना, अपने विचारों को बिना उलझे देखना, अपने आंतरिक शरीर की ऊर्जा को महसूस करना, नकारात्मकता को स्वीकार करना और उसे जाने देना, जीवन की परिस्थितियों के प्रति समर्पण का भाव रखना, ये सब अभ्यास के हिस्से हैं। ये एक सचेत प्रयास है जो धीरे धीरे हमारी चेतना को बदलता है। सचमुच ये सिर्फ पढ़ने या सुनने की बात नहीं बल्कि जीवन में उतारने की बात है। हाँ, और शायद श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़कर जाना उपयोगी होगा। सोचकर देखने के लिए। अगली बार जब जीवन में कोई छोटी या बड़ी असुविधा हो, कोई निराशा हो या चुनौती आए, मान लीजिए ट्रैफिक जैम हो गया, कोई योजना बिगड़ गई, किसी ने कुछ अनचाहा कह दिया, तो उस स्थिति पर तुरंत बुरा, गलत या ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्या एक पल रुककर ये देखा जा सकता है कि उस क्षण की वास्तविकता क्या है? बिना किसी मानसिक कहानी के, बिना किसी प्रतिरोध के, बस उस क्षण की उपस्थिति को, उस क्षण की अनुभूति को महसूस करने का प्रयास कैसा रहेगा? स्थिति को स्वीकार करना जैसा कि वो है। हाँ, जैसा कि वो है। और फिर अगर जरूरत हो तो वहीं से शांत और स्पष्ट मन से जो भी जरूरी कार्रवाई करनी है वो करना। शायद यही वो समर्पण है जिसकी टोले बात करते हैं, और शायद यहीं से बदलाव की शुरुआत होती है।